वेलकम टू स्टडी क्लास 8 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएवी स्कूल के क्लास 8 के ज्योग्राफी को के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। Renewable sources are also known as inexhaustible resources. Resources which can be renewed either naturally or by human efforts are known as renewable resources. For example, solar energy, air, and water. Some of the renewable resources are always available and do not get exhausted by human activities. For example, solar and wind energy. The quality of these resources can be affected by improper usage. चलिए नेक्स्ट पेज को हम पढ़ते हैं। Resources which take millions of years to form or renew are known as non-renewable resources. They are also known as exhaustible resources as they cannot be renewed. Energy resources such as coal, petroleum, natural gas, and other minerals are the examples of non-renewable resources. There is a concern about their overexploitation. They are available in limited amount on the Earth's surface, and complete utilization of such resources would result in their exhaustion. These resources have to be used very carefully, as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect on the future generations. Some of the minerals like metallic ores are recyclable. These metals may be used again and again after processing. तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। इसमें हमने दो टाइप के रिसोर्सेज पढ़े। पहला था रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को भी हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो अगर हम एक बार यूज़ करें तो रिन्यू हो सकता है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो या फिर नेचर एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन एफर्ट से वो रिन्यू हो जाता है कुछ, लेकिन और उसके एग्जांपल्स है विंड, सोलर एनर्जी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो एग्जॉस्टिबल होता है, मतलब जो एक बार यूज़ हो जाता है फिर बहुत साल लेता है या फिर बहुत देर बाद वो होता है, रिन्यू होता है, इसलिए उसका नाम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। एग्जांपल है कोल, क्योंकि जैसे हम लोग अगर कोल को पूरा यूज़ कर लेंगे तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। और कुछ कुछ मिनरल्स जैसे मेटालिक ओर्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ये रिसाइक्लेबल होते हैं। ये मेटल यूज बार बार यूज हो सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। Resources which are obtained from biosphere and have life are known as biotic resources. For example, birds, animals, fish, forests, etc. are biotic resources. The biotic resources provide a variety of useful products. They have a capacity to reproduce and regenerate. All biotic resources are renewable, but some take a long period of time to be renewed. For example, the forest. All non-living resources are known as abiotic resources. For example, land, water, mineral, etc. The abiotic resources are not renewable except water, which is inexhaustible. These resources are in great demand for the development of various industries and agriculture. So next topic is the classification based on origin. हमने इसमें पढ़ा कि दो टाइप के ओरिजिन में दो टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक होता है बायोटिक रिसोर्स और होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, जिसका जो लिविंग होता है, जैसे एग्जांपल है बर्ड्स, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट। ये रिप्रोड्यूस कर सकता है और अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। और सब बायोटिक रिसोर्स रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन कोई कोई को बहुत रिन्यू होने बहुत टाइम लगता है, जैसे फॉरेस्ट। और एबायोटिक रिसोर्स जो लिविंग नहीं होते, जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स। तो ये जो एबायोटिक रिसोर्स होते हैं वो भी नॉन रिन्यूएबल ये नहीं रहते हैं एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर इनएग्जॉस्टिबल रहता है, वो रिन्यू होता है, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा and used by human beings to satisfy their needs are known as natural resources. Many of these natural resources, example water, are essential for the survival of human beings and form the base for the development of a country. तो चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग पढ़ते हैं। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड आर नोन एज मैन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल रोड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एक्सेट्रा। These resources are essential for us, but they are also developed from natural resources.
The quality and quantity of people of a country determine its human resource. Healthy and well-educated people contribute to their respective societies in positive ways. Malnourished and illiterate people, on the other hand, cannot contribute much to their respective societies. Human resources are well developed in Japan as people are skilled and technically developed. African nations, despite of being rich in resources, are less developed as most of the people are unskilled and illiterate. तो मैं तीसरे टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस, इसमें हमने नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो नेचर में अवेलेबल रहता है, जैसे वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, और ये ह्यूमन बींग को नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और नेचुरल रिसोर्स एग्जांपल वाटर, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता। और एक रिसोर्स होता है मैन मेड रिसोर्स, वो होता है जो इंसान बनाता है, जो रिसोर्स अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इंसान बनाता है उसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स। और कोई कंट्री तभी डेवलप होता है जब वहाँ के पीपल लिटरेट होते हैं, और अगर पीपल लिटरेट होंगे तो वो अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अफ्रीका के पीपल इलिटरेट होते हैं, जबकि उधर बहुत सारे रिसोर्सेज है, तभी भी अफ्रीका एक डेवलप कंट्री नहीं है क्योंकि पीपल वहाँ की अनस्किल्ड और इलिटरेट है। चलिए हम चौथे टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। Available resources in a country which are not fully tapped are known as potential resources. For example, petroleum can be found in old sedimentary rocks of Himalayas, or hydroelectricity can be generated by the fast falling of water. The potential resource need detailed survey for estimating their quantity and quality. A preliminary assessment by the US Geological Survey suggests that Arctic seabed may hold as much 25% of the world undiscovered oil and natural gas reserves. By one estimate, 400 billion barrels of oil might lie beneath the Arctic seabed. तो हमने इधर पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में दो टाइप के रिसोर्स है, एक होते हैं एक्चुअल रिसोर्स और एक पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो अवेलेबल तो होते हैं लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जैसे एक अनुमान लगाया गया कि जैसे आर्टिक सी बेड, मतलब आर्टिक के जो सी बेड है उसमें 25% का पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल और नेचुरल गैस, लेकिन वो डिस्कवर नहीं किया गया है, जो कि 400 बिलियन बैरल्स होगा, लेकिन वो डिस्कवर नहीं किया, उसके डिटेल सर्वे नहीं हुई है। लेकिन एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जो रिसोर्स रहते हैं और उसकी सर्वे हो जाती है, वो हमें पता रहते हैं कि उतना रिसोर्स वहाँ है। जैसे सऊदी अरेबिया में 25.9% ऑयल रिजर्व, ये हमें पता है क्यों, हमने सर्वे करके इसे पता किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और फिर अगले वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो का थर्ड पार्ट था, और आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय।